ओफ, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सच में अरीब, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। आई लव यू अरीब, आई लव यू सो मच। लव यू टू दीपा। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो गई। खुश? खुश नहीं, मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, जब जब अब्बा उसकी तारीफ़ करते, उसे प्यार करते या उसकी फरमाइशें पूरे करते, तो मेरा मन करता था कि मैं उसे बाबा की नज़रों से ओझल कर दूँ, इतना दूर कर दूँ कि फिर वो हमारी ज़िंदगियों में दोबारा कभी ना आ सके। और फाइनली ऐसा हो भी गया। वो मनहूस हम सब की ज़िंदगियों से दूर हो गई, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे प्लान की वजह से। क्या प्यार का नाटक किया था यार! कि तनावुश जैसी बीबी हजन तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई, और ऐसी दीवानी हुई कि तनावुश, जिसकी ज़ुबान नहीं खुलती थी किसी के सामने, वो अपने प्यार के लिए भरी महफिल में खड़ी होकर अपने प्यार का इजहार कर गई। मुझे तनावुश जैसी दब्बू लड़की से इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी यार। मैं तो वो कहकहा लगाकर अरीब के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, लेकिन जब नज़र सामने पड़ी तो उसकी बात मुंह में ही रह गई। सामने उसके बाबा आंखों में बेयकीनी लिए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। बाबा, मैं खामोश। अपनी नापाक जुबान से मुझे बाबा मत कहना। मर गया मैं आज से तुम्हारे लिए। कहाँ मुझसे चूक हो गई, न जाने क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुम इस हद तक गिर गई। जाने कब से तुम अपनी ही बहन के लिए इतनी नफरत और हसद पाल रही थी अपने दिल में। तुम तो मेरी मासूम बेटी के साथ जो कुछ कर चुकी हो ना, मैं तो क्या, खुदा भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा उसके लिए, याद रखना। आह! बाबा, चाचू, वो दोनों बैक वक्त उनकी जानिब बढ़े, लेकिन इससे पहले वो दर्द की शिद्दत से ज़मीं बोस हो चुके थे। बड़े पापा, मामा, दादा जान, प्लीज़ जल्दी आएँ। बाबा बेहोश हो गए। वो चीख चीख कर सबको बुलाने लगी, जबकि अरीब शाहनवाज बुत बना खड़ा था। उसके कानों में बार बार तनावुश की बातें गूंज रही थीं जो उसने जाते जाते कही थीं। अभी मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था जब खान दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर, हवेली के बाहर गांव वाले आए हैं और वो सब बहुत बहुत हंगामा कर रहे हैं। सर, आपको बाहर जाना चाहिए। व्हाट? इस वक्त गांव वाले क्यों आए हैं? चलो मैं देखता हूँ। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि सारे उसके पीछे जरगाम। हवेली के बाकी मर्द भी गए थे। क्या बात है, आप लोग इस तरह से इस हवेली के बाहर शोरगुल क्यों कर रहे हैं? सरदार साईं, हमें खबर मिली है कि आपने अपनी हवेली में एक लड़की को रखा हुआ है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। आप अभी के अभी उस लड़की को हवेली से निकालें। आप सरदार हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उस लड़की का आपकी हवेली में बिना किसी रिश्ते के रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं कहाँ से आई है, ना ज़ात का पता ना ख़ानदान का। कैसी बेशरम लड़की है जो बिना किसी रिश्ते के इस हवेली में रहने को तैयार भी हो गई, जिसमें जवान जहान मर्द रहते हैं। हमें अपने गांव का माहौल ख़राब नहीं करना, इसलिए अभी के अभी उस बदज़ात लड़की को हवेली से बाहर निकालें। हाँ हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो उस लड़की को। सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। खामोश, एकदम खामोश। अब अगर किसी ने आवाज़ भी निकाली तो ज़ुबान काट कर फेंक दूंगा मैं उसकी। अब मुझे आपसे राय लेनी होगी कि कौन इस हवेली में रहेगा और कौन नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस इलाके का सरदार मैं हूँ, सरदार सैयद इरहाम बख्त, और यहाँ मेरे बनाए कानून चलते हैं। सरदार साईं, आप ठीक नहीं कर रहे। आप एक लड़की के लिए अपने ही बनाए गए असूलों से बगावत कर रहे हैं। हम आपके फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। आपको उस बेशरम लड़की को इस हवेली और गांव से निकालना ही होगा। उन सब में से एक बुजुर्ग आदमी जोरदार आवाज़ में बोला। सरदार सैयद इरहाम बख्त ने एक नज़र हवेली के बाहर इकट्ठी हुई भीड़ पर डाली, जिनसे बगावत की बू आ रही थी उन्हें। उनकी बातें सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। चेहरा सुर्खियां छलकाने लगा और आंखें इस कदर सुर्ख हो गईं कि मानो अभी उनसे लहू टपक पड़ेगा। शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार, अब अगर एक भी लफ्ज़ उसके खिलाफ निकाला या उसके लिए नाजेबा अल्फाज बोले तो मैं आपकी उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा। आप सब क्या कह रहे थे कि वो लड़की बिना किसी रिश्ते के हमारे साथ हवेली में नहीं रह सकती? ठीक है, वो लड़की बिना किसी रिश्ते के नहीं रहेगी, बल्कि पूरे हक के साथ रहेगी, एक सरदारनी की हैसियत से। अब से कुछ ही देर बाद वो सरदार सैयद इरहाम बख्त की बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाएगी। और हाँ, आप में से कोई यहाँ से अभी नहीं जाएगा। अरे, आपके सरदार का निकाह है तो शमूलियत तो इख्तियार करना पड़ेगी ना। उसने एक सर्द नज़र सब पर डालते हुए सख्त लहजे में कहा। तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी?
चुपचाप आकर आगे बैठो। दीपा दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठने लगी थी जब अरीब सख्त लहजे में बोला, मुझे भी तुम्हें ड्राइवर बनाने का कोई शौक़ नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ जाती भी नहीं, लेकिन दादा जान के ऑर्डर पर तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है। दीपा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसीलिए दू बदू बोली और आगे बैठती खटाक से दरवाज़ा बंद कर गई। दीपा, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, और ये फालतू के नखरे मेरे सामने दिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एटीट्यूड और नाराज़गी दिखाओगी और मैं हमेशा की तरह काठ के उल्लू की तरह मिन्नतें करता तुम्हारी जी हजूरी में लग जाऊंगा? तो मिसेस दीपा अरीब, ये खुशफहमी तुम्हें है, ये तुम्हारी खुशफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारी मेंटेलिटी को अच्छे से समझ गया हूँ। तुम्हें अपने आगे पीछे घूमने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आई समझ? उसकी बातें सुनकर दीपा का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो आपे से बाहर होती चीख पड़ी, मिस्टर अरीब शाहनवाज, मुझे आपको नखरे दिखाने का कोई शौक़ नहीं। और रही खुशफहमी, तो माय डियर हस्बैंड, खुशफहमी तो आपको है कि मैंने आपसे मोहब्बत की, इसलिए आपसे शादी की। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन से बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हें पसंद करती है, और इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत का नाटक किया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मेरी बहन की मासूमियत के आगे हार ही जाओगे और तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए मैंने ये मोहब्बत का नाटक किया और तुम मेरी झूठी मोहब्बत के झांसे में आ भी गए। देखा? उसकी बातें सुनकर अरीब शाहनवाज अपनी जगह पत्थर का हुआ। उसके अंदर कुछ छन से टूटा था। शायद उसे यकीन था कि दीपा उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो तो उसके साथ भी खेल खेल रही थी। आज उसे सही मायनों में तनावुश का दर्द महसूस हुआ था। जिस तरह से उसने तनावुश के साथ मोहब्बत का नाटक किया था, इसी तरह दीपा ने भी उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया था। मकाफात अमल क्या होता है, अब जाकर अरीब शाहनवाज को समझ आया था। कल जहाँ टूटी बिखरी सी तनावुश खड़ी थी, आज वहीं वो खड़ा था, लेकिन उसके अंदर तनावुश जैसा सब्र नहीं था। उसने एक नज़र दीपा के चेहरे की तरफ डाली, जो गुस्से में आकर अपना पोल तो खोल गई थी, लेकिन अब परेशानी से अरीब को देख रही थी। दीपा मुर्तज़ा हैदर शाह, तुमने मेरे साथ खेलकर अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा तो तुम्हें बहुत बुरी मिलेगी। मैं अरीब शाहनवाज दीपा मुर्तज़ा हैदर शाह को अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। आज वो बेतहाशा खुश थी, क्योंकि आज वो उस शख्स के नाम से मंसूब होने जा रही थी जिसको उसने बेहद और बेहिसाब चाहा था। आज उसका रुआं रुआं अपने रब का शुक्रगुजार था, जिसकी मेहरबानियों की वजह से उसको उसकी मोहब्बत मिल रही थी। लाल रंग के खूबसूरत फ्रॉक में उसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। उसने सामने टेबल पर मौजूद कांच की चूड़ियों को उठाया और एक अदा से उन्हें अपनी नाजुक और मरमरी कलाइयों में सजाने लगी। तैयार होकर उसने खुद को आईने में देखा तो पल भर के लिए खुद ही हैरान हो गई कि वो वही है या कोई और है। सुर्ख रंग के फ्रॉक में उसकी दूधिया रंगत बहुत जच रही थी। ये सुर्ख फ्रॉक, सुर्ख कांच की चूड़ियाँ, गजरे और पायल, ये सब उस शख्स की तरफ से भेजे गए थे जिसकी मोहब्बत उसकी नस नस में दौड़ रही थी, और उसने उससे कहा था कि ये सब उसकी मोहब्बत की सौगात हैं, और वो चाहता है कि आज के दिन वो ये सब ज़ेब तन करे, क्योंकि वो उसे अपनी मोहब्बत के रंग में रंगा हुआ देखना चाहता है। उसने अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया और अपना मोबाइल और पर्स उठाती नीचे की तरफ बढ़ गई, जहाँ से शोरोगुल की आवाज़ों से साफ पता चल रहा था कि मेहमान आ चुके हैं। वो भी धीमे कदम उठाती खुद भी उस जानिब चल दी, क्योंकि उसे पता था कि आज इतने बड़े खुशी के मौके पर भी कोई उसके साथ नहीं होगा। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था, क्योंकि उस घर का बच्चा बच्चा उससे नफरत करता था, सिवाय उसके बाबा के, जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। उसने धुंधली और नमनाक निगाहों से सामने मौजूद स्टेज की तरफ देखा, जहां उसका महबूब पूरे हक से उसी की बहन का हाथ थामे हुए बैठा था, और लोग उन दोनों को मुबारकबादें पेश कर रहे थे, जिसे वो दोनों मुस्कुराकर कबूल कर रहे थे। ये दिलशिकन मंजर देखकर उसका दिल मानो जैसे धड़कना ही भूल गया। वो टूटे दिल और शिकस्ता कदमों से लड़खड़ाती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो जिस्म में रूह ही ना रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ये सब झूठ है ना? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? वो बोली तो आवाज़ भर्राई हुई थी, जैसे अभी फूट फूट कर रो देगी। बोलो अरे, चुप क्यों हो? और तुम्हारे साथ आप भी क्यों बैठी हैं? यहाँ तो मुझे होना चाहिए था ना, क्योंकि आज हमारा निकाह था ना। वो सहमे हुए दिल के साथ सरापा सवाल बनी खड़ी थी। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान उस खूबसूरत लड़की को देखकर, जो लाल रंग में मलबूस लाल परी लग रही थी,
आपस में चहमी गोइयाँ करने लगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लड़की, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा जो ओल फोल बके जा रही हो? होश में तो हो तुम? रज़ा हैदर शाह पूरी कुव्वत से दहाड़े थे। उनके चेहरे पर छाए जाहो जलाल को देखकर एक पल के लिए तो वो डर ही गई थी, लेकिन फिर अपना नुकसान याद आते खुद को मजबूत करते बोली, दादा जान, मैं बकवास नहीं कर रही, ना ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। आप पूछें अपने लाडले पोते से कि इसने मुझसे झूठे वादे क्यों किए, क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए और मुझे इन राहों का मुसाफिर बनाया जब बीच राह में ही छोड़ देना था। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? मेरा बेटा तुमसे शादी का वादा क्यों करेगा, जबकि उसकी शादी बहुत पहले से ही तुम्हारी बहन के साथ तय कर दी गई थी, वो भी बचपन में ही। ये बात इस घर का बच्चा बच्चा जानता है, लिहाजा मेरे मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। जितनी मनहूसियत फैलानी थी ना, फैला चुकी, दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। शुमाइला ताई ने जहरखंद लहजे में बोलते जारहाना अंदाज में उसे पीछे की तरफ धकेला। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। वो सुर्ख रंग आंखों से अरीब शाह नवाज हैदर शाह को घूरते हुए मजबूत लहजे में बोली थी। वो ऐसे अरीब शाह नवाज को छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे उसने पूरी शिद्दत से चाहा था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसको उसके अरीब ने धोखा दिया। उसे ये सब शाहविला वालों की कोई चाल लग रही थी। बताओ ना अरीब, ये सब झूठ है? क्या इन लोगों ने तुम्हें प्रेशराइज किया है? इन सब को बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते हजारों उम्मीद और मान लिए उससे इस्तफसार कर रही थी। व्हाट? पागल हो गई हो तुम? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मैं तो दीबा से प्यार करता था और करता हूँ, और तुम मेरे लिए जिया और दिया जैसी हो। बहन मानता हूँ मैं तुम्हें। आई समझ? अरीब उसके हाथों को बेदर्दी से झटकते हुए बोला, जिस पर वो लड़खड़ाकर उसके कदमों में जा गिरी। इस सिचुएशन से हैरान खड़े मुर्तज़ा हैदर शाह तड़प कर उसकी जानिब बढ़े थे। बाबा, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे वादा किया था और अब वादा के खिलाफी कर रहा है ये। आप जानते हैं ना, आपकी विशी झूठ नहीं बोलती। वो हिचकियों में रोते अटक अटक कर बोल रही थी। हाँ मेरा बच्चा, मुझे पता है मेरी गुड़िया कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए, क्या मतलब डैड? ये झूठ नहीं बोल रही तो क्या अरीब झूठ बोल रहा है? ये हमेशा की तरह मेरी खुशियाँ बर्बाद करने आई है, क्योंकि ये जलती है मेरी खुशियों से। क्या आप सबको दिखाई नहीं दे रहा कि ये किस तरह से कुछ टाइम पहले मेरे निकाह को तोड़वाने की कोशिश कर रही है? ये देखिए कैसे सज धज के यहाँ आई है, और ये सारी तैयारी इसने हमारे निकाह की खुशी में तो बिल्कुल नहीं की होगी। दीबा ने सबकी तवज्जो तनावुश की तरफ कराई, जो अरीब के दिए गए ड्रेस और ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दीबा चटाख 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 आगे बढ़कर माह मुर्तज़ा ने उसके खूबसूरत चेहरे पर पै दर पै कई थप्पड़ रसीद किए। बेशरम, बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगाने की? आखिर निकली ना अपनी माँ की तरह बदचलन, जो दूसरों के शोरों पर नज़र रखती हैं। वो चारों डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोलकर बिना आहट किए रूम में दाखिल हुए थे, जब उनमें से एक ने मिनमिनाते हुए कहा, अज़लान भाई, लेज़र वापस, प्लीज़ वापस चलते हैं। अगर बड़े भैया को पता चल गया तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ भाई, चुप करो चुया, कुछ नहीं होगा, और भाई को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। आज नहीं आने वाले वो, उनमें से एक ने उसे झड़कते हुए कहा, और वो अपने आने का यहाँ का मकसद पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा गए। उन्हें इतनी बेफिक्री से उस डेविल के रूम में घूमता देखकर उसने सहम कर नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं से वो डेविल नमूदार होगा और फिर उन्हें उनके कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। रूम में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। खिड़की से आती चांदनी रूम की खूबसूरती को उजागर कर रही थी। जहाजी साइज बेड जिस पर सफ़ेद रंग की चादर बिछी थी, ग्रे कलर की बैक वॉल जिस पर डेविल की बड़ी सी पिक्चर लगी थी, जिसमें वो फुल ब्लैक 3 पीस सूट पहने अपनी महंगी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा, उंगलियों के बीच सिगरेट फंसाए, मुंह ऊपर किए धुआं उड़ा रहा था। बाकी वॉल्स पर शीशों का काम हुआ था। ग्रे कलर के पर्दे, दाएं जानिब ड्रेसिंग रूम और अटैच बाथ, बाएं जानिब 2 सीटर सोफ़ा, और सामने ही फुल ड्रेसिंग मिरर, जिसके सामने ड्रेसिंग टेबल और एक कांच की छोटी टेबल थी। गर्ज के पूरा रूम ही अपने मालिक के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत पेश कर रहा था। याहू, मिल गया। अचानक उन तीनों ने अपनी मतलूबा चीज़ पाते ही ज़ोरदार नारा लगाया, जिस पर वो खौफ से उछल पड़ी। ओ डरपोक चुया, बात बात पर डरना ना छोड़ दो। अगर इसी तरह डरती रही ना तो एक दिन ज़रूर तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। माही ने उसकी बात बात पर डरने वाली आदत से चिढ़ते हुए कहा, जिस पर सीरत होंठ बाहर निकाले रोने की तैयारी करने लगी।
ओए माही, मेरी गुड़िया को डांटना बंद करो और फ़ौरन सब यहाँ से निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़े भैया के अताप का निशाना बन जाए। अज़लान उसे झड़कते हुए बोला, जिस पर सब फुर्ती से कमरे की जानिब बढ़े। लेकिन उनकी बदकिस्मती, अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते इससे पहले ही वो डेवल अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर उन चारों की सांस सीने में ही अटक गई। सीरत पर तो बाकायदा कपकपी तारी हो गई, क्योंकि बेचारी थी सदा की डरपोक। व्हाट द, तुम सब लोग इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बेकाबू होता धाड़ा, जिस पर उन चारों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब बोलोगे या मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा? बड़े भैया, मैं तो जो भी कहना है ना साफ साफ कहो, वरना मेरे कहर से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी दहाड़ पर वो चारों उछल पड़े और खौफ के मारे रूहान के मुंह में जो भी आया बोलता चला गया। वो क्या है ना बड़े भैया, काफ़ी दिन हो गए थे हम आपसे मिले नहीं थे, और हमें आपकी याद भी आ रही थी, तो इसलिए हम आपसे मिलने के लिए चले आए। उसकी ज़ुबान फर्राटे से चल रही थी। ऐसे ही तो नहीं हर कोई उसकी ज़ुबान को सुपर एक्सप्रेस बोलता था। उसकी इतनी बोधी सफाई पर तीनों ने अफसोस से सर पीटा और आंखें बंद करके जलतू जलालतू का विर्द करने लगे। ओह रियली, तुम सबको रात के 12 बजे मुझसे मिलने का शौक हुआ? वाह, क्या कहने हैं तुम सबकी मोहब्बत के। अब इतने प्यार खलूस को खिराज देना तो बनता है ना। वो सवालिया अंदाज में अबरूज खाते सर्द आवाज़ में बोला, तो उन चारों को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। मतलब साफ था कि अगर अब भी उन लोगों ने सच नहीं बोला तो वो खिराज तहसीन उन्हें सैयद अरहाम बख्त वो पेश करता कि उनकी मासूम जानें बर्दाश्त न कर पाती। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सीरत साहिबा बोल पड़ी, बड़े भैया, हाँ हम आपका मोबाइल लेने आए थे यहाँ, जो आपने कल सज़ा के तौर पर हमसे ले लिए थे। उसके सच बोलने पर उन तीनों ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, क्योंकि अब वो लोग सैयद अरहाम बख्त के कहर से बचने वाले नहीं थे। सैयद अरहाम बख्त बख्त विला का सबसे बड़ा चश्मो चराग, जिसका सिक्का पूरे बख्त विला और उसके मकीनों पर चलता था। उसके बनाए गए कुछ असूल और हदूद थीं, जिन्हें तोड़ने और पार करने की इजाज़त किसी को ना थी। हुआ कुछ यूँ था कि उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक थे और ये लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने की बजाय पबजी गेम खेलने में मस्त थी। बेचारी सीरत को भी घसीट लेते थे साथ। उनकी माएँ उन्हें समझा समझा कर थक गई थी, तो आखिरकार उनकी शिकायत डेवल के सामने पेश कर दी गई, जिस पर उनके सज़ा के तौर पर उनके मोबाइल छीन लिए गए उनसे, और वो चारों आज सैयद अरहम बख्त की गैर मौजूदगी महसूस करके वही चोरी करने आए थे, लेकिन पकड़े गए। अब फिर नई सज़ा उनके लिए तैयार थी।